सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम यहाँ पे हैं फोर्टिनेट फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या रहेगा, जिसके लिए हमें जो है जाना होगा iMedita की वेबसाइट पे। वहां पे हम जाएंगे, लाइव ट्रेनिंग और फोर्टिनेट और फोर्टिगेट फायरवॉल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही किया, यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूरिकुलम, जिसके अंदर कोर्स डिटेल ऑब्जेक्टिव या आउटलाइन डिटेल आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको कंटेंट दिया गया है जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कवर करेंगे, वो आप यहां से भी देख सकते हो। यदि ये चाहिए तो गेट ब्राउज़र पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। फोर्टिनेट फोर्टिगेट फायरवॉल ट्रेनिंग जो आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो और इसको ओपन करके देख सकते हो। वही चीज आपको मिलेंगी जो वहां मेंशन की गई है। जैसे कि हम यहाँ पे सीखेंगे कोर्स डिटेल या कोर्स आउटलाइन, आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे पढ़ने अथवा सीखने अथवा करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोर्स डिटेल ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर समरी रहेगा, बाकी डिटेल में आपको यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे और वो यहाँ पे रहेगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे, हाँ स्टार्ट करने से पहले एक और जानकारी, जो भी कोई कैंडिडेट फोर्टिगेट फायरवॉल सीखना चाहता है उसे CCNA और CCNP की नॉलेज होनी चाहिए। जिनको नॉलेज है उनको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किसी को CCNA अथवा CCNP की नॉलेज नहीं है तो उसको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सारी चीजें नई रहेंगी। फिर वो ये कहेगा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया, और फिर ये भी हो सकता है कि कहें कि हमारे टाइम और पैसे की बर्बादी है। तो टाइम और पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि इसको समझने के लिए CCNA और CCNP की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस पे हम क्या करने वाले हैं, फायरवॉल क्या है ये समझेंगे। अब फायरवॉल उसकी समझ में आएगा जिसको पहले ये पता हो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। ज्यादा भी ना पता हो, स्विच और राउटर का तो पता ही हो, ये भी पता होना चाहिए राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है, राउटिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, VPN क्या होता है, नेटिंग क्या होती है। तो जिसको ये पता होगा उसको लगेगा कि हाँ जो है राउटर का पता था, अब फायरवॉल पे सीखना है। अब जिसको ना राउटर का पता है ना फायरवॉल का पता है तो उसको ये लगेगा कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत होगी बाद में। तो इसलिए आपको CCNA CCNP की नॉलेज होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे फायरवॉल क्या है, फायरवॉल के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम सीखेंगे फोर्टिगेट और फायरवॉल से कैसे सिमिलर है, कैसे डिफरेंट है, कौन कौन से फीचर्स हमें देता है। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन, उसके बाद फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, ये भी सीखेंगे। एक फोर्टिगेट के अंदर नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स कौन कौन से हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा रहेगा लैब सेटअप। लैब सेटअप किस लिए, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। लैब सेटअप करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम आपको प्रदान करेंगे, जिनको आप डाउनलोड करके लैब बना सकते हो। उसके बाद जब लैब सेटअप हो जाएगा हम ये सीखेंगे फोर्टिगेट एक्सेस कैसे करेंगे, फोर्टिगेट को टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS के द्वारा किस प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है। जो आपने इनेबल किया है उसे वेरीफाई करेंगे, प्लेन बैकअप लेंगे, इनक्रिप्टेड बैकअप लेंगे, फायरवॉल फैक्ट्री डिफॉल्ट करना सीखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करना सीखेंगे, एडमिन पासवर्ड रीसेट करना सीखेंगे, फर्मवेयर को
अपग्रेड करना सीखेंगे। तो लैब सेटअप के पश्चात टेलनेट एसएसएच एचटीटीपीएस कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन, प्लेन इनक्रिप्टेड बैकअप, फैक्ट्री रीसेट, कॉन्फ़िग रिस्टोर, एडमिन पासवर्ड रीसेट और फर्मवेयर अपग्रेड जैसे टास्क हम यहाँ पे सीखेंगे। जो हमारी ट्रेनिंग है वो दो प्रकार से रहेगी। पहले हम चीजों को GUI से सीखेंगे, फिर हम चीजों को CLI के द्वारा सीखेंगे। तो दोनों अप्रोच हम यहाँ पे रखेंगे, GUI और CLI। जब बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और जिसमें हमारा रहेगा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग। जैसे CCNA में आपने स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग सीखा था, वैसे ही हम सीखेंगे। फिर हमारा रहेगा लिंक मॉनिटरिंग। अब ये लिंक मॉनिटरिंग क्या है? लिंक मॉनिटरिंग हमारा, जब हमने CCNP सीखा था तो उस टाइम पे हमने सीखा होगा IPSLA। तो IPSLA को ही यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग बोला जाता है। तो वो हमारा यहाँ पे रहेगा। जब स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा जोन इंप्लीमेंटेशन। अब अधिकतर फायरवॉल जोन बेस्ड फायरवॉल होते हैं कि हम जोन बनाते हैं, इंटरफेसेस को जोन में डाल देते हैं, फिर हम पॉलिसी बना देते हैं। तो FortiGate फायरवॉल भी जोन सपोर्ट करता है। हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जोन बनाएंगे और जोन बेस्ड पॉलिसी किस प्रकार बनाई जाएंगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा रिप। हमने नेक्स्ट यहाँ पे सीखना है रिप। तो जो FortiGate फायरवॉल है वो राउटर की तरह स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करती है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूट करना, जिसमें बेसिक रहेगा, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, टाइमर कैसे मॉडिफाई करते हैं, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट कमांड कैसे चलाते हैं, AD चेंज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कैसे लगाएंगे, ऑफसेट लिस्ट कैसे लगाएंगे, ऑथेंटिकेशन और ट्रबल शूटिंग जैसी चीजें हम रिप के अंदर सीखेंगे। जब रिप हमारा हो जाएगा उसके बाद हम रिप के पश्चात यहाँ पे हमारा रहेगा OSPF। OSPF के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग, बेसिक मल्टी एरिया नेबर टेबल वेरिफिकेशन, डेटाबेस टेबल वेरिफिकेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक बनाना, टाइमर बदलना, ऑथेंटिकेशन लगाना, स्टब एरिया, टोटली NSSA, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट जैसी चीजें हम OSPF के अंदर करेंगे। OSPF के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोकॉल रहेगा जो लिंक स्टेट है और ओपन स्टैंडर्ड है, ISIS। तो ISIS इम्प्लीमेंटेशन ट्रिपल शूटिंग रहेगा, जिसमें बेसिक्स टेबल्स वेरिफिकेशन जैसे कि नेबर, डेटाबेस, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ISIS के अंदर ट्रिपल शूटिंग किस प्रकार से करेंगे ये हमारा रहेगा। ISIS के पश्चात यहाँ पे फिर हमारा रहेगा BGP। BGP के अंदर हमारा रहेगा इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग, जिसके अंदर बेसिक लैब, पहले टेबल्स वेरिफिकेशन जैसे कि नेबर, BGP और राउटिंग, फिर नेक्स्ट ऑफ सेल्फ एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करेंगे, राउट रिफ्लेक्टर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, एग्रीगेशन समराइजेशन कैसे करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट जैसी चीजें हम BGP के अंदर करेंगे। जैसा IPv4 पे सीखा है वैसे ही IPv6 पे रहेगा, स्टैटिक, डिफॉल्ट, लिंक मॉनिटरिंग IPv6 के अंदर। फिर हमारा रिपेंजी रहेगा, बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, AD चेंज, डिस्ट्रीब्यूट, ऑफसेट जैसी चीजें हमारी, ऑफसेट लिस्ट जैसी चीजें रिपेंजी के अंदर रहेंगी। रिप के पश्चात फिर हम यहाँ पे सीखेंगे OSPF v3, जिसमें v4 की तरह बेसिक,
टेबल्स वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, टाइमर मॉडिफिकेशन, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, टोटली एनएसएस, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे ट्रिपल शूट जैसी चीजें हमारी यहाँ पे रहेंगी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे OSPF के अंदर हमने सीखना है। जैसा V4 पे वैसा ही टेबल्स, वर्चुअल लिंक, टाइमर, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, टोटली एनएसएस, समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना जैसी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद हमारा रहेगा ISIS V6 वाला, V4 की तरह बेसिक, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, टेबल्स वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा BGP, V4 की तरह ही हमें यहाँ पे सीखना है टेबल्स वेरिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रबल शूटिंग। यहाँ तक आपका IPv4 राउटिंग और IPv6 राउटिंग हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे सीखेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, कितने प्रकार का है, स्टैटिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट, यूजर ऑथेंटिकेशन, IPv4 पे और IPv6 पे स्टैटिक, पैट, डेस्टिनेशन नेट, यूजर ऑथेंटिकेशन, IPv4 और IPv6 का यूजर ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। जब नेटिंग हमारी हो जाएगी फिर हम एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं IPsec VPN। अब IPsec VPN क्या है पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिनको CCNA और CCNP की नॉलेज है उनको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी यहाँ पे हम जो है करते हैं डिस्कस नेट VPN। तो VPN हमारा इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास यहाँ पे हो गया ब्रांच 1, तो हमारे पास यहाँ पे है ब्रांच 1, मान के चलो फायरवॉल, एक लोकेशन पे फायरवॉल लगा हुआ है, उसको हमने किससे जोड़ दिया, इंटरनेट के साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये हमारा इंटरनेट से जुड़ गया। दूसरा फायरवॉल हमारे पास है, उसको भी हमने इंटरनेट से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारा हो गया लेन और इधर भी हमारा हो गया यहाँ पे लेन। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो ब्रांच 1 ये हो गया ब्रांच 1 लोकल एरिया नेटवर्क और ये हो गया ब्रांच 2 लोकल एरिया नेटवर्क। हम चाहते हैं दोनों ब्रांचेस के लेन एक दूसरे से क्या करें, कम्युनिकेट करें ओवर द इंटरनेट। तो फायरवॉल 1 और 2 के बीच में हमें बना देना है यहाँ पे IPsec VPN। IPsec VPN की मदद से ब्रांच 1 का यूजर ब्रांच 2 के यूजर अथवा रिसोर्सेज से क्या कर जाएगा, कम्युनिकेट कर जाएगा। तो IPsec VPN बोलो या इसको बोलते हैं साइट टू साइट VPN या सीधा इसको VPN बोल सकते हो। तो IPsec VPN या साइट टू साइट VPN या VPN जिसकी मदद से ब्रांच 1 का लेन ब्रांच 2 के लेन के साथ कम्युनिकेट करता है ओवर इंटरनेट के माध्यम से। तो ये हम यहाँ पे सीखेंगे कि दो ब्रांचेस के बीच में VPN कैसे बनाएंगे। अब ये हमारी जो VPN लैब रहेगी ये रहेगा कि एक तरफ हमने FortiGate लगाया, दूसरी तरफ भी हमने FortiGate लगाया। तो FortiGate से FortiGate तो हम सीखेंगे ही, जिस पे हमारा रहेगा पहले थ्योरी VPN क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से फायदे होते हैं, वर्जन 1 के साथ लैब, 2 के साथ लैब, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ लैब और टी शूट करना हमारा यहाँ पे रहेगा। अब ये लैब तो होंगी FortiGate से FortiGate। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें क्या मिलेगा, FortiGate मिलेगा। तो हमने दूसरे वेंडर भी ऐड किए हुए हैं, दूसरे वेंडर ऐड किए हुए हैं जैसे कि सिस्को का राउटर हो गया, इस सिस्को ASA हो गया, पोलो अल्टो हो गया, चेक पॉइंट हो गया, जनीपर फायरवॉल, सिस्को FTD, सोफोस फायरवॉल,
और IPv6 के साथ। तो हमारा जो साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंटेशन FortiGate से FortiGate के साथ मेजर जो और वेंडर्स हैं, सिस्को राउटर, सिस्को ASA, Palo Alto, चेकपॉइंट, जूनिपर, FTD, सोफोस और IPv6 के साथ साइट टू साइट VPN कैसे बनाया जाएगा, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो मेजर वेंडर हैं वो ऐड कर दिए हैं, बाकी आपको यदि आता है तो आप अपना उस नॉलेज को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये तो रहेगा हमारा यहाँ पे साइट टू साइट VPN अथवा IPsec VPN या फिर VPN। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर क्या है ये हमें समझना है। समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे, और डायग्राम की मदद इस प्रकार से है कि हमारे पास यहाँ पे हो गया लेन, तो हमने यहाँ पे माना या समझा कि हमारे पास है PC1, PC2, PC3, PC4। इस प्रकार से हमने लेन लिया, उस लेन को हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, और स्विच को कनेक्ट कर दिया राउटर के साथ। राउटर को लीज लाइन के रास्ते दूसरे राउटर से जोड़ दिया, या फिर दोनों को जोड़ सकते हैं लीज लाइन के साथ साथ इंटरनेट के साथ भी हमें यहाँ पे जोड़ दिया, या फिर इनकी कनेक्टिविटी MPLS VPN के रास्ते भी हो सकती है। तो MPLS VPN के रास्ते भी हो सकती है। तो ब्रांचेस की कनेक्टिविटी इंटरनेट, लीज लाइन और MPLS के रास्ते हो सकती है। तो हमने क्या लगाया हुआ है, इधर हमने राउटर लगाया हुआ है, IP एड्रेसिंग रहेगा, राउटर पे IP एड्रेसिंग करेंगे, राउटिंग करेंगे, नेटिंग करेंगे, IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN और MPLS जैसी चीजें इधर कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें अपने इस नेटवर्क को सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए राउटर हटाया जाएगा और यहाँ फायरवॉल लगाया जाएगा। तो जैसे ही हमने फायरवॉल लगाया, फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN हम दोबारा से कॉन्फ़िगर करेंगे। फायरवॉल पे MPLS चलता नहीं है, और उसके बाद फायरवॉल पे फायरवॉल पॉलिसीज लगाया जाएगा। ये सारी चीजें करना है। अब हमें जरूरत पड़ी ये कि जब एड्रेसिंग हो रखा है दोबारा क्यों करें, राउटिंग दोबारा क्यों करें, नेटिंग क्यों करें, VPN क्यों करें, MPLS के बगैर काम नहीं चलेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राउटर को हटाएं ही ना और केवल क्या लगा दें, फायरवॉल पॉलिसीज लगा दें? अगर हमारा इस प्रकार का कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें यूज करना है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो लेन और गेटवे के बीच में लगाया जाता है। तो लेन और गेटवे के बीच में इसे लगाएंगे और गेटवे की लेन से कनेक्टिविटी तोड़ देंगे। तो अब जो ट्रैफिक है वो फायरवॉल से आएगा, फायरवॉल से जाएगा, यहाँ पे हमने पॉलिसी लगा देनी है। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का दूसरा नाम V-वायर है और इसका तीसरा नाम ब्रिज मोड है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल अथवा वर्चुअल वायर अथवा ब्रिज मोड एक ही चीज के तीन नाम है, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में लगाते हैं। जब फायरवॉल को लेन और गेटवे के बीच में लगाया जाता है, उस टाइम पे हम केवल फायरवॉल पॉलिसी लगाते हैं, नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। इसी को ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वर्चुअल वायर या ब्रिज मोड बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कौन कहता है? सिस्को। V-वायर कौन कहता है? Palo Alto और FortiGate। और ब्रिज मोड कौन कहता है? इसको बोलता है चेकपॉइंट। तो चेकपॉइंट के हिसाब से ये ब्रिज मोड है, Palo Alto और FortiGate के हिसाब से ये V-वायर है, और सिस्को के हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है। तो हाँ, FortiGate भी उसको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से और V-वायर दोनों सपोर्ट करता है।
है। तो ये हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या वी वायर या ब्रिज मोड, जिसके अंदर हम अपने फायरवॉल को लेन और गेटवे के बीच में लगाएंगे, केवल फायरवॉल और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। एच ए क्या है, पहले डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम ये कहता है कि मान के चलो हमारे पास PC1, PC2, PC3, ये हमारा लेन हो गया। लेन को हमने स्विच से जोड़ा, स्विच से हमने एक फायरवॉल जोड़ा, और फायरवॉल को फिर स्विच से जोड़ा, और उसको इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। अभी बाहर वाले लिंक पे, फायरवॉल पे और अंदर वाले लिंक पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। आप इंटरनेट के दो लिंक लगा सकते हो, लिंक रिडंडेंसी मिल जाएगी, डिवाइस रिडंडेंसी अभी भी नहीं है। तो हम यहाँ पे एक नहीं दो फायरवॉल लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इनमें से एक रहेगा हमारा प्राइमरी जो कि एक्टिव रहेगा, दूसरा रहेगा सेकेंडरी जो कि पैसिव रहेगा। जो प्राइमरी फायरवॉल है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी को दे देगा, अपने सेशन सेकेंडरी को दे देगा, जो कि हमारा रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन और सेशन दूसरे सेकेंडरी को दे दिए जाएंगे। अब जो हमारा लेन है वो जनरेट करेगा ट्रैफिक। ट्रैफिक पहले एक्टिव से, यानी कि पहले जो ट्रैफिक है प्राइमरी एक्टिव के पास जाएगा और वहां से इंटरनेट पे जाएगा। यदि कुछ ऐसा होता है कि जो प्राइमरी और एक्टिव है वो यदि हो जाता है फेल, तो थर्ड स्टेप के अंदर जो सेकेंडरी पैसिव था वो खुद को प्राइमरी और एक्टिव डिक्लेयर कर देगा। जैसे ये एक्टिव बनेगा, अब जो हमारा ट्रैफिक है नए वाले प्राइमरी एक्टिव से, यानी कि अब जो ट्रैफिक है नए वाले प्राइमरी एक्टिव से इंटरनेट पे जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, चाहे फायरवॉल 1 लेके जाए या 2, आपका ट्रैफिक इन टू आउट, आउट टू इन जाके रहेगा। जब ये जाके रहेगा तो इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं HA या फेलोवर, जिसके अंदर हम दोनों फायरवॉल को ग्रुप करते हैं और इनको हम यूज करते हैं एज ए सिंगल फायरवॉल। तो HA अथवा फेलोवर के अंदर, HA अथवा फेल ओवर के अंदर यहाँ पे हम मल्टीपल फायरवॉल को ग्रुप करके सिंगल फायरवॉल की तरह यूज करते हैं। अब ये जो HA है ये दो तरह का है, एक्टिव पैसिव है और एक्टिव एक्टिव है। दोनों हम सीखेंगे, लेकिन अभी केवल हम ये कर रहे हैं कि ये है क्या। तो HA एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव दोनों हम सीखेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक फायरवॉल को आप ग्रुप करके सिंगल फायरवॉल की तरह ट्रीट करोगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेशन सेकेंडरी को देगा, पहले ट्रैफिक प्राइमरी से जाएगा, प्राइमरी डाउन होने पे ट्रैफिक जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी बन जाएगा, ट्रैफिक अब नए वाले प्राइमरी से बाहर जाएगा। इस प्रकार से हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा है SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब ये सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है? सर्वर लोड बैलेंसिंग जो है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि मान के चलो हमारे पास एक सर्वर है और उसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे FortiGate के साथ। तो ये हमारा हो गया FortiGate, FortiGate से जोड़ दिया इंटरनेट और इंटरनेट से हमारे पास हो गए यूजर्स। अब मान के चलो कि ये जो सर्वर है ये 10,000 कनेक्शन सपोर्ट कर सकता है, तो हम इसको जो है नेट कर देंगे किसके अंदर, एक पब्लिक आईपी के अंदर। इसका आईपी कुछ भी मान लो, जैसे कि 192.168.101.10, इसको हमने नेट कर देना है एक पब्लिक आईपी के अंदर। तो बाहर वाला पब्लिक को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर को आ जाएगा। और कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? 10,000। अब मान के चलो बाहर से 10,000 नहीं आएंगी, बाहर से 40,000 रिक्वेस्ट आएंगी।
अब ये तो हैंडल कर नहीं सकता, तो अब हम एक नहीं, अब यहाँ पे मल्टीपल सर्वर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने मल्टीपल क्या लगा देना है, सर्वर लगा देना है। और अब मैपिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी इस आईपी को रिक्वेस्ट भेजे, वो सर्वर 1 के पास, सर्वर 2 के पास, सर्वर 3 के पास, सर्वर 4 के पास भेज दी जाए। तो 10,000 इसके पास, 10,000 इसके पास, यानी प्रत्येक को, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 10, ये 101.20, 101.30, 101.40। तो एक आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल बैकएंड सर्वर पे। ये ही है हमारा SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग में हम आने वाली रिक्वेस्ट को, किसी भी आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को बैकएंड में रखे हुए सर्वर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा, एक ही आईपी को हिट करेगा, मल्टीपल बैकएंड सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो सर्वर लोड बैलेंसिंग है, ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों के लिए क्या करती है, वर्जन 4 वर्जन 6 दोनों के लिए सपोर्टेड है। और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग मेथड अलग अलग होते हैं, राउंड रॉबिन वेटेड, तो वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में जो एक फीचर है वो FortiGate फायरवॉल पे ही है। इस फीचर के द्वारा एक आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बैकएंड सर्वर पे, IPv4 अथवा IPv6 दोनों का। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग, सर्वर लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एडमिन प्रोफाइल। अब ये एडमिन प्रोफाइल क्या है, एडमिन प्रोफाइल ये है, डायग्राम से समझो तो हमारे पास एक हो गया फायरवॉल, वो जोड़ दिया स्विच से, स्विच से हमने यहाँ पे जोड़ दिए मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स L1, L2, L3। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एडमिन। तो हमने बनाना है एडमिन, फिर उनकी बतानी है प्रोफाइल, और उसको फिर हमने दे देने हैं राइट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे L1 एडमिन, जिसको हम, या हमने बोला कि जो हमने एडमिन बनाया, तो उदाहरण के लिए एडमिन 1 बनाया, एडमिन 1 को हमने प्रोफाइल दे दी L1, और ये केवल कर सकता है रीड ओनली, केवल और केवल पढ़ सकता है। फिर हमने दूसरा बनाया एडमिन 2, जिसको L2 के राइट दिए, उसको रीड ओनली और सम राइट परमिशन दे दी, तो वो पढ़ सकेगा और कुछ कॉन्फ़िगर कर सकेगा। फिर हमने तीसरा बनाया एडमिन 3, इसे L3 बनाया, इसको रीड एंड राइट बोले तो फुल परमिशन। तो अब जो एडमिन 1 होगा वो ज्वाइन करेगा L1 प्रोफाइल को, केवल फायरवॉल को वो क्या कर सकता है, रीड ही कर सकेगा। जो L2 है वो फायरवॉल पे लॉगिन करेगा, रीड और कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, और जो हमारा L3 एडमिन होगा वो फायरवॉल पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रहेगा एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल के द्वारा हम फायरवॉल पे लॉगिन होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स के राइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। VRRP क्या है, पहले डायग्राम से समझो। डायग्राम ये कहता है कि मान के चलो हमारे पास यहाँ पे हो गया एक नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे पास है PC1, PC2, 3 और 4, जिनको हमने जोड़ दिया स्विच के साथ, और स्विच को जोड़ दिया राउटर के साथ, और राउटर को हमने जोड़ दिया यहाँ पे
इंटरनेट के साथ। और हमने यहाँ पे एक और राउटर लिया, उसको भी जोड़ दिया इंटरनेट के साथ। अब प्रश्न ये है कि हमने इनको गेटवे बनाया, ये वाला क्या बना दिया, ये वाला गेटवे बनाया, तो सभी होस्ट का गेटवे राउटर वन बनाया तो सारे राउटर वन से जाएंगे। लेकिन यदि ये क्या होता है, डाउन होता है, तो ये नहीं जा सकते। उस केस में फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, गेटवे बनाना पड़ेगा, राउटर टू को गेटवे बनाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक गेटवे टू से जाएगा। लेकिन गेटवे आईपी चेंज करना इतना आसान काम तो है नहीं। एक दो क्लाइंट हो तो ठीक है, बहुत सारे हो तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है, इनका फिजिकल आईपी हम कभी यूज नहीं करेंगे। 192.168.101.11, 192.168.101.12, ये हमारा यहाँ पे हो गया डन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक वर्चुअल आईपी, जैसे कि 192.168.101.101.1, ये हमारा यहाँ पे वर्चुअल आईपी हो गया। ये वर्चुअल आईपी हम कॉन्फ़िगर करेंगे VRRP की मदद से। इसके लिए एक राउटर हो जाएगा प्राइमरी, यानी कि मास्टर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी, जो कि बैकअप हो जाएगा। अब ये ही आईपी जो रहेगा गेटवे रहेगा। तो ये जो आईपी है जो क्या रहेगा, गेटवे रहेगा। तो प्रत्येक क्लाइंट इस आईपी को अपना गेटवे मानेंगे और ट्रैफिक इसको भेज देंगे। तो ट्रैफिक आएगा गेटवे पे, यानी मास्टर के पास। तो जो पहले है हमारा ट्रैफिक आएगा किधर, गेटवे, प्राइमरी के रास्ते होते हुए इंटरनेट पे जाएगा। यदि हमारा ये राउटर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो थर्ड स्टेप के अंदर जो बैकअप है वो खुद को डिक्लेयर कर देगा प्राइमरी और मास्टर। अब जो हमारा ट्रैफिक है वो नए वाले प्राइमरी, यानी बोले तो पहले आएगा गेटवे के पास, जिसके लिए अब ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, और इंटरनेट पे चला जाएगा। तो VRRP के द्वारा हम क्या करते हैं, VRRP प्रोवाइड्स गेटवे गेटवे रिडंडेंसी। ये कैसा है, ओपन स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल, लेयर 3 प्रोटोकॉल है, और जो सपोर्ट किया जाता है फोर्टीगेट के द्वारा और चेक पॉइंट फायरवॉल के द्वारा। तो VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल गेटवे रिडंडेंसी प्रदान करता है। गेटवे रिडंडेंसी देता है, ओपन स्टैंडर्ड है, लेयर 3 है, और ये हमारा फोर्टीगेट और चेक पॉइंट फायरवॉल पे चलता है। तो ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये किस प्रकार से हम जो है फोर्टीगेट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा VRRP। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमारा यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट ADVPN। तो ADVPN क्या है, पहले डायग्राम की मदद से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ADVPN तो समझने के लिए मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे हैं मल्टीपल ब्रांचेस, जैसे कि फायरवॉल 1 जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, इंटरनेट से फिर जोड़ दिया फायरवॉल 2, फायरवॉल 3। हमें सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और चलो ब्रांच ऐड कर लेते हैं। ये हमने एक और फायरवॉल ऐड कर लिया। हम चाहते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन हो, तो हम सभी के बीच में साइट टू साइट VPN बनाएंगे। लेकिन साइट टू साइट VPN बनाना फुल मैश में कॉम्प्लेक्स होता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ADVPN। हमें कॉन्फ़िगर करना है ADVPN, जिसके अंदर एक हमारा रहेगा हब और बाकी के रहेंगे हमारे स्पोक। पहले प्रत्येक स्पोक हब के साथ स्टैटिक टनल बनाएगा। तो प्रत्येक स्पोक हब के साथ बनाएगा स्टैटिक टनल। लेकिन
जब एक स्पोक दूसरे स्पोक से कम्युनिकेट करेगा तो उनके बीच में यहां पे बनेगा डायनेमिक टनल। तो ये हमारे बन के तैयार होंगे डायनामिक टनल और ये ऑटोमेटिक बनेगा। तो जब हम बात करते हैं एडीवीपीएन, तो एडीवीपीएन 40 गेट फायरवॉल पे चलने वाला एक हमारा है फुल मैश वीपीएन। यदि हमें फुल मैश वीपीएन चाहिए तो वो हमारा एडीवीपीएन है, जो क्या है आपका इजी टू इम्प्लीमेंट करने में आसान है, इजी टू टी शूट करने में आसान है। ये क्या सपोर्ट करता है, डायनामिक राउटिंग सपोर्ट, डायनामिक राउटिंग ये सपोर्ट करता है। इसमें एक बार हमें क्या करना है, वन टाइम हब कॉन्फ़िग, एक ही बार हब बनाना है, और वन टाइम स्पोक कॉन्फ़िग, एक ही बार हब बनाना होता है और एक ही बार स्पोक बनाना होता है। बाद में हमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। तो यदि किसी की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे एक फुल मैश वीपीएन चाहिए, तो 40 गेट का एडीवीपीएन फुल मैश वीपीएन है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तभी संभव है जब सभी डिवाइसेस 40 गेट के हों, तभी आप ये कर सकते हो। तो एडीवीपीएन क्या है वो आइडिया आ गया होगा कि अगर किसी कंपनी के पास 100, 200, 300, 400 ब्रांचेस हैं, वो चाहता है सभी के बीच में फुल मैश वीपीएन बन जाए, तो एडीवीपीएन हम डिप्लॉय कर देंगे, जिसमें एक हब बनेगा, बाकी स्पोक बनेंगे। और जब एक स्पोक हब के साथ पहले स्टैटिक टनल बनाएगा, जब और राउटिंग टेबल का एक्सचेंज करेगा, जब एक स्पोक दूसरे स्पोक के पास जाएगा तो उनके बीच में डायनेमिक टनल बन जाए। तो ये हुआ हमारा एडीवीपीएन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन, अब ये हमें यहाँ पे समझना है। समझने के लिए डायग्राम ये कि हमारे पास हो गया इंटरनेट, तो हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट से जोड़ दिया फायरवॉल, फायरवॉल से जोड़ा स्विच, स्विच से जोड़ दिए सर्वर 1, सर्वर 2। अब यदि कोई यूजर कंपनी के अंदर है तो वो आसानी से सर्वर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब वो यूजर कंपनी में नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, उसके पास पब्लिक आईपी है, गेटवे पब्लिक है, फायरवॉल के पास भी पब्लिक आईपी है, और लेन के अंदर प्राइवेट आईपी 192.168.101.1, 192.168.101.10, 192.168.101.20। अब इस पब्लिक यूजर को प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करना है, तो ये एक पैकेट बनाएगा, सोर्स आईपी 102.1.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.10। इस प्रकार का पैकेट बनेगा, इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट चेक करेगा डेस्टिनेशन जो कि प्राइवेट है, तो पैकेट यहीं पे ही ड्रॉप हो जाएगा। तो नॉर्मली घर पे बैठा हुआ यूजर किसी भी कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। कराना है तो हमें इस पीसी और फायरवॉल के बीच में वीपीएन बनाना पड़ेगा। तो पीसी और फायरवॉल के बीच में यहां पे हमारा बनेगा वीपीएन, जिसको हम बोलेंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन, या इसको बोलेंगे डायल अप वीपीएन, या इसको बोलेंगे एसएसएल वीपीएन। रिमोट एक्सेस तब बोलेंगे जब हम यूज कर रहे होंगे प्रोटोकॉल आईपीसेक, डायल अप भी तब बोलेंगे जब हम यूज कर रहे होंगे प्रोटोकॉल आईपीसेक, एसएसएल तब बोलेंगे जब हम यूज कर रहे होंगे प्रोटोकॉल एसएसएल। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन, डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन बनाया जाता है एक पीसी से फायरवॉल के बीच में, ताकि कोई भी वर्क फ्रॉम होम यूजर, कोई भी वर्क फ्रॉम होम यूजर किसी उस वीपीएन के द्वारा
किसी भी कंपनी के इंटरनल सर्वर्स को एक्सेस कर सके। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन या डायल अप वीपीएन या एसएसएल वीपीएन इनेबल करता है वर्क फ्रॉम होम यूजर को कि वो एक्सेस कर सके इंटरनल नेटवर्क को। तो किसी भी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क का जब एक्सेस देना होगा या देते हैं या कराते हैं या वर्क फ्रॉम होम यूजर को वीपीएन के द्वारा हेडक्वार्टर के नेटवर्क का एक्सेस देते हैं, तो वो हमारा रिमोट एक्सेस वीपीएन कहलाएगा या डायल अप वीपीएन कहलाएगा या फिर एसएसएल वीपीएन कहलाएगा। तो ये हमारा रहेगा। अब तक हमने किया था साइट टू साइट, जो दो ब्रांचेस के बीच में बनता है। फिर हमने किया था एडीवीपीएन, जो बहुत सारी ब्रांचेस के बीच में फुल मैश कनेक्टिविटी देता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल वीपीएन रहेगा डायल अप या एसएसएल, जो एक पीसी से फायरवॉल के बीच में बनेगा। और डायल अप तब जब आईपीसेक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, एसएसएल तब जब एसएसएल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रहेगा। अभी केवल इंट्रोडक्शन, जब इसका समय आएगा तब प्रैक्टिकली करके और थ्योरी डिटेल में कराई जाएगी। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे डायल अप। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एसडी वैन। अब ये एसडी वैन क्या है? एसडी वैन ये है कि पहले डायग्राम से समझो। तो डायग्राम से समझना ये है कि किसी कंपनी के पास यूजर्स हैं, यूजर 1 2 3 4, स्विच से जोड़ दो तो यूजर हो गए और उसको हमने जोड़ देना है स्विच के साथ। स्विच से हमने जोड़ा फायरवॉल, फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ। अब इस फायरवॉल को हमने मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन के साथ इंटरनेट से जोड़ दिया। नॉर्मली हम क्या करेंगे? हम एक राउट, 2 राउट और 3 राउट, राउट कॉन्फ़िगरेशन 3। फिर बात आएगी पॉलिसी। एक पॉलिसी इनसाइड से 1 2 और 3 हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो जब किसी कंपनी के पास इंटरनेट पे जाने के मल्टीपल रास्ते हों तो हमें मल्टीपल राउट और मल्टीपल क्या बनानी पड़ेंगी? पॉलिसी। अब इसको इजी करता है फोर्टीनेट एसडी वैन। फोर्टीनेट एसडी वैन के अंदर हम यहाँ पे जो है इन तीनों इंटरफेसेस को बंडल कर देंगे। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे इनको बंडल। अब जैसे ही आप बंडल करोगे वो यूज होगा ऐसे सिंगल इंटरफेस। अब हमें करना क्या होगा? हमें एक ही राउट बताना है, 1 राउट, एनी आईपी एनी मास्क किसको दे दो? एसडी वैन इंटरफेस को दे दो। तो एक ही हमने बनाया राउट। फिर बात होगी पॉलिसी की। अब एक ही बनेगी पॉलिसी कि इनसाइड से एसडी वैन, तो 1 ही हमारी क्या बनी? पॉलिसी के सोर्स इनसाइड डेस्टिनेशन एसडी वैन अलाउ प्लस नेट। तो फायदा क्या हुआ एसडी वैन का? एसडी वैन एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जिसमें हम 1 2 3 से लेके 255 इंटरफेस को बंडल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमने जितने भी इंटरफेस बंडल किए उनके लिए हमें एक ही राउट और एक ही क्या बनानी है? पॉलिसी बनानी है। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाती है। तो ये है हमारा एसडी वैन। बाकी कैसे करेंगे और क्या रहेगा वो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एफएसएसओ। अब ये एफएसएसओ क्या है? डायग्राम की मदद से समझो। तो एफएसएसओ है ये कि हमारी कंपनी के अंदर एक है सर्वर, उसको हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ। फिर यूजर कनेक्टेड है, फायरवॉल कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं, ये सर्वर है एडी। अब एडी सर्वर पे बने हुए हैं ग्रुप्स जैसे कि एचआर, आईटी, सेल्स, मैनेजमेंट। हम चाहते हैं ये ग्रुप इंफॉर्मेशन जो है वो सिंक हो जाए, ये ग्रुप इंफॉर्मेशन सिंक हो जाए फायरवॉल के साथ। तो ये ही ग्रुप एचआर, आईटी, सेल्स और
मैनेजमेंट फायरवॉल के साथ हम क्या कर दें, इंटीग्रेट या सिंक कर दें। इसका फायदा ये होगा कि अब हम यहाँ पे ग्रुप बेस पॉलिसी बनाएंगे कि यदि ये ग्रुप क्या है, सोर्स है, यदि ये ग्रुप है हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन है कौन, इंटरनेट, तो हमें एक्शन में क्या कर देना है, अलाउ, कि HRIT सेल्स और मैनेजमेंट अलाउ है किसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ कि हमने FortiGate पे डिप्लॉय कर सकते हैं ग्रुप, या बोलें तो एक्टिव डायरेक्टरीज ग्रुप बेस पॉलिसी ऑन FortiGate वाया FSSO, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। तो फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन के द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट एडी और फोर्टिगेट का इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम ग्रुप बेस्ड पॉलिसी किस पे लगा सकें, फोर्टिगेट फायरवॉल पे लगा सकें। बहुत सारी कंपनियां ये चाहती हैं कि जो मेरा एडी पे यूजर डेटाबेस है उसका इस्तेमाल किया जाए और मैं फायरवॉल पे ग्रुप बेस्ड पॉलिसी लगाऊं कि HRIT सेल्स और मैनेजमेंट का जो बंदा है वही इंटरनेट एक्सेस करे, कोई और थर्ड पार्टी इंटरनेट एक्सेस ना करे। तो ये हम कर सकते हैं FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन के द्वारा, जिसमें हमें एक सर्वर चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी वाला, उस पे ग्रुप होने चाहिए, फिर FSSO एजेंट यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये हमने FSSO एजेंट यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, उसको फायरवॉल के साथ ऐड या एसोसिएट या इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे वो इंफॉर्मेशन फायरवॉल को रियल टाइम यूजर की लॉग ऑन इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा और जो भी लॉग ऑन है वो फायरवॉल को पता चलेगा, फायरवॉल उसी यूजर को आगे इंटरनेट का एक्सेस देगा। तो ये है हमारा FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे VDOM। तो हमारा हो गया, तो नेक्स्ट हमारा है VDOM, इथर चैनल एनालाइजर मैनेजर डिक्रिप्शन वगैरह। तो ये अभी रोकते हैं, आज इतना ही रखते हैं। तो हमारा हुआ है FSSO तक। तो अभी हम कर रहे थे या कर रहे हैं फोर्टिगेट का कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन, डन टिल FSSO। FSSO तक हमने कर लिया है, जो आगे बच गया है वो भी डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे कल। तो FSSO से हम कल आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो मिलते हैं कल। प्रीवियस क्लास के अंदर हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो हमारा हो चुका था या हो चुका है, हम कर रहे थे कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने FSSO तक डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे हमारा हो गया iMedita, देन लाइव ट्रेनिंग, फोर्टिनेट एंड फोर्टिनेट फायरवॉल, करिकुलम और डिटेल्ड, तो जिसके अंदर हमारा हो चुका था FSSO तक हमने यहाँ पे कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे VDOM, वर्चुअल डोमेन। अब ये वर्चुअल डोमेन क्या है ये हमें यहाँ पे समझना है। तो वर्चुअल डोमेन समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। मान के चलो एक वेब होस्टिंग कंपनी है। वेब होस्टिंग कंपनी के अंदर कस्टमर क्या रखते हैं, अपने सर्वर्स रखते हैं। तो कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 और कस्टमर 4, इस तरह 4 कस्टमर्स ने अपने सर्वर रखे हुए हैं। अब प्रत्येक कस्टमर कहता है कि जो मेरा सर्वर है वो डेडिकेटेड फायरवॉल के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो 4 कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें 4 फायरवॉल लेने पड़ेंगे। अब हर वेंडर ये कहता है कि अगर किसी को एक ही लोकेशन पे बहुत सारे फायरवॉल चाहिए तो फिजिकल फायरवॉल लेने, मल्टीपल फायरवॉल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही क्या ले,
सिंगल फायरवॉल ले, उसी के अंदर वर्चुअल फायरवॉल 1, वर्चुअल फायरवॉल 2, वर्चुअल फायरवॉल 3 और वर्चुअल फायरवॉल 4 बना सकता है। और बाद में जो ये वर्चुअल फायरवॉल्स हैं इनको फर्दर किससे जोड़ा जा सकता है? फर्दर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। तो जो ये वर्चुअल फायरवॉल हैं, वर्चुअल फायरवॉल, इसी को हम बोलते हैं वीडॉम, या इसी को हम बोलते हैं वीसिस, इसी को बोलते हैं वीएसएक्स, या इसी को बोलते हैं हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। जो वर्चुअल फायरवॉल है, वीडॉम कौन बोलता है? फोर्टिगेट। वीसिस कौन बोलता है? पालो अल्टो। वीएसएक्स कौन बोलता है? चेक पॉइंट। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कौन बोलता है? सिस्को। तो फिजिकल फायरवॉल के अंदर वर्चुअल फायरवॉल बनाने वाले फीचर को ही हम वीडॉम, वीसिस, वीएसएक्स या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कौन यूज करता है? कोई भी कंपनी जिसको एक लोकेशन पे मल्टीपल आइसोलेटेड, यानी कि या तो कहो कस्टमर्स को आइसोलेटेड करना है, डिपार्टमेंट या लेन को आइसोलेट करना है, या एक जगह पे हमें बहुत सारे फायरवॉल की जरूरत हो, तो हम वहां पे वर्चुअल फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा। तो ये हुआ हमारा वीडॉम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। तो ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस क्या है? मान के चलो आपके पास एक मल्टी लेयर स्विच है, हमारे पास स्विच हो गया जो मल्टी लेयर है, उसका एक इंटरफेस हमने फायरवॉल से जोड़ दिया। आगे कोई ऐसा हो सकता है कि आगे कोई डिवाइस जुड़ी हुई है, जैसे कि मान के चलो हब जैसी कुछ डिवाइस, और जो आगे किससे जुड़ा है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब इस टोपोलॉजी के अंदर हम एक दो ही इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास अनयूज्ड पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो भी यूज हो जाएं, तो हम मल्टीपल लिंक स्विच से और हब से जोड़ सकते हैं, पोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब जो स्विच है वो क्या सपोर्ट करता है? ईथर चैनल। तो फोर्टिगेट पे भी हम क्या कर सकते हैं? ईथर चैनल बना सकते हैं। ईथर चैनल हम तब बनाएंगे जब सामने वाली डिवाइस मैनेजेबल हो, जिसमें आप अप टू 8 लिंक को डाल सकते हो। फिर है दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सामने वाली डिवाइस मैनेजेबल ना हो, फिर भी आप बंडलिंग कर सकते हो, तो उसके लिए होता है रिडंडेंट इंटरफेस। तो फोर्टिगेट फायरवॉल आपको इंटरफेस रिडंडेंसी के लिए दो ऑप्शन देता है। अगर हमें इंटरफेस के अंदर देना है रिडंडेंसी, तो इंटरफेस रिडंडेंसी के अंदर पहला ऑप्शन है ईथर चैनल और दूसरा है हमारे पास रिडंडेंट इंटरफेस। ये दो ऑप्शन यूज कर सकते हो। ईथर चैनल आप तभी बना सकते हो जब सामने वाली डिवाइस मैनेजेबल हो। अगर सामने वाली डिवाइस मैनेजेबल ना हो फिर भी बंडलिंग करना है, तो हम रिडंडेंट इंटरफेस बना के यहाँ पे इंटरफेस रिडंडेंसी दे सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फोर्टी एनालाइजर और मैनेजर इंटीग्रेशन। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो? एक फायरवॉल को, ये हमारा हो गया फायरवॉल 1, इस फायरवॉल को डायरेक्टली आप किससे एक्सेस कर सकते हो? ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे फायरवॉल है, आप उन्हें सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हो सकता है एक फायरवॉल जो है, यानी कि एक हेडक्वार्टर में हो गया, वो किससे कनेक्टेड हो गया? इंटरनेट के साथ हो गया। उसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपके पास फायरवॉल 2 हो गया और हमारे पास फायरवॉल 3 हो गया। आपके पास n नंबर ऑफ फायरवॉल्स हैं। आप चाहते हो कि वो एक जगह से मैनेज हो जाए, तो फोर्टिगेट हमें दो सॉल्यूशन देता है, जिसके पहले का नाम है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डन। एक है FMG 40 मैनेजर, दूसरा हमारा है FAZ एनालाइजर। तो हम क्या करेंगे? अपने प्रत्येक फायरवॉल को यहाँ पे जोड़ देंगे, किसके साथ? हम एनालाइजर के साथ जोड़ देंगे और प्रत्येक फायरवॉल को मैनेजर के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जो एनालाइजर है वो आपका सेंट्रल लॉग कलेक्टर है, यानी कि आप बहुत सारे फोर्टिगेट के जो फायरवॉल्स हैं उनके लॉग्स को कलेक्ट कर सकते हो सेंट्रली एनालाइजर पे। और जो FMG है वो सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर है, यानी कि आप बहुत सारे फोर्टिगेट फायरवॉल को एक ही सर्वर से मैनेज कर सकते हो। तो आपके लिए भी बताया जाएगा कि आप अपने फायरवॉल को एनालाइजर पे कैसे ऐड करोगे, मैनेजर पे कैसे ऐड करोगे, ऐड करने के पश्चात पॉलिसी पुश कैसे की जाएंगी, बाद में आप जो है आगे कर सकते हो। तो
FortiGate फायरवॉल को एनालाइजर से और मैनेजर से कैसे जोड़ा जाएगा, लॉग कैसे देखे जाएंगे या भेजे जाएंगे, फायरवॉल पे ऐड करके कैसे मैनेजर से फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जो और वेंडर्स हैं उसमें जो सेंट्रल मैनेजमेंट होता है, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं FortiGate, तो FortiGate का FMG होता है। ऐसा ही सॉल्यूशन हर वेंडर देता है। तो जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे FortiNet, दूसरी तरफ क्या लिख दिया सिस्को, तीसरा क्या लिख दे दिया चेक पॉइंट, और फिर क्या हो गया फॉलो अल्टो। तो FortiGate के लिए होता है ये हमारा FortiGate का फायरवॉल हो गया, उसको मैनेज किया जाता है FMG के द्वारा, और लॉग के लिए FAZ एनालाइजर। सिस्को का होता है FTD, तो सिस्को का डिवाइस होता है फायर पावर थ्रेड डिफेंस, उसे FMC से मैनेज किया जाता है। चेक पॉइंट का होता है गेटवे, उसको मैनेज किया जाता है SMS के द्वारा। पोलो अल्टो का जो फायरवॉल होता है उसको मैनेज किया जाता है पानोरामा। तो जो सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर है वो हर वेंडर देता है, चाहे पोलो अल्टो हो, चेक पॉइंट हो, सिस्को हो, FortiGate हो। तो जो पनोरमा करता है वही SMS करता है, वही FMC करता है, वही FMG करता है। ये हमारा ध्यान रहे। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट। फिर बात आती है यहाँ पे डिक्रिप्शन क्या है। तो जो डिक्रिप्शन हमारा है यहाँ पे ये क्या है, क्यों करते हैं, तो इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। डायग्राम की मदद से समझना यहाँ पे ये है कि चलो टोपोलॉजी पे ये हमारा हो गया यहाँ पे पीसी से हमने जोड़ दिया क्या फायरवॉल, ये हमारा फायरवॉल हो गया। फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ जोड़ा, और इंटरनेट से हमारा कनेक्टेड है पब्लिक सर्वर जो कि HTTPS का है। इस प्रकार से अब जो क्लाइंट हमारे लेन में बैठा हुआ है वो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और ये उसे रिप्लाई दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्लाइंट और सर्वर है उनके बीच में यहाँ पे हमारा एक टनल बनेगा। तो ये हमारा SSL या HTTPS या TLS का तैयार हो गया टनल। तो HTTPS या TLS या SSL का टनल तैयार है। इस टनल के रास्ते जो यूजर है वो सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता है। सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ साथ वो ले जा सकता है वायरस, ले जा सकता है स्पाईवेयर, ले जा सकता है फाइल, ले जा सकता है डेटा का लॉस। अब हमें ये रोकना है। रोकने के लिए हमें ये चाहिए कि जो हमारा फायरवॉल है वो टनल के अंदर जाके देखे। तो हमें चाहिए कि जो फायरवॉल है कैन सी इनसाइड SSL टनल, SSL टनल के अंदर जाके वो देखे, वायरस, स्पाईवेयर, फाइल और डेटा लॉस को रोके। यदि हमें ऐसी क्षमता चाहिए तो फायरवॉल पे सपोर्टेड होना चाहिए डिक्रिप्शन या HTTPS का इंस्पेक्शन। डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन हमारा होना चाहिए। किसके पास, ये हमारा होना चाहिए फायरवॉल पे HTTPS इंस्पेक्शन या डिक्रिप्शन की होनी चाहिए क्षमता। जब हम अपने फायरवॉल पे डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल कर देंगे तभी वो टनल के अंदर जाके देख सकता है और रोक सकता है वायरस, स्पाईवेयर, फाइल और डेटा लॉस को। क्या ये ऐसे ही काम करेगा? नहीं, ये समझने के लिए था। टेक्निकली जो ये टनल क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनता है, डिक्रिप्शन के बाद इसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक पार्ट रहता है कहां से कहां तक, एक पार्ट रहता है क्लाइंट से फायरवॉल तक। तो उस टनल का एक हिस्सा क्लाइंट से फायरवॉल तक रहता है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे हमारा फायरवॉल से जो है सर्वर तक रहता है। जब तक डेटा टनल के अंदर है तब तक वो एनक्रिप्टेड है। लेकिन जैसे ही डेटा फायरवॉल के पास रहेगा या आएगा वो हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि फायरवॉल पे टनल्स टर्मिनेटेड हैं। वो प्लेन टेक्स्ट डेटा दे दिया जाता है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। प्लेन टेक्स्ट डेटा दे दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर, वेब फिल्टर। तो एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर,
वेब फिल्टर जैसी प्रोफाइल को दे दिया जाएगा। ये जो प्रोफाइल्स हैं वो डेटा को क्लीन कर देंगी, यानी उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल देंगी। तो ये प्रोफाइल डेटा को क्लीन डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। वो क्लीन डेटा यूजर चाहे तो डाउनलोड या यूजर चाहे तो अपलोड भी कर सकता है, डाउनलोड या अपलोड कर सकता है। डन हुआ। तो ध्यान रहे, जो डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन है वो कन्वर्ट करता है इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में, और बाकी का काम फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहता है। एप्लीकेशन कंट्रोल एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा, एंटीवायरस वायरस को, फाइल फिल्टर ये वेब फिल्टर ये प्रोफाइल हमारे काम करेंगे। तो ध्यान रहे, डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन डिवाइस के अंदर एक क्षमता होती है जिससे इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी ये इंट्रोडक्शन था, कैसे काम करेगा वो आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, तो उसके लिए ये हमारा हुआ यहाँ पे समझने के लिए, जैसे कि हमारा क्या हुआ, डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमारा एक क्लाइंट से कनेक्टेड है, ये हमारा फायरवॉल से हमारा कनेक्टेड है इंटरनेट, और इंटरनेट से हमारा कनेक्टेड है सर्वर। मान के चलो ये हमारा हो गया यहाँ पे फेसबुक हो गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन और कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो हमारा क्लाइंट है उसको यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट से जो सर्वर है उसके साथ 443 पे सेशन बनाएगा। ये सेशन हमारा कई सारे होंगे, एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, इस प्रकार से हमारे मल्टीपल क्या बनेंगे, यहाँ पे सेशंस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, हो गया समझने के लिए। तो जो पहला सेशन बनेगा वो हमारा किसके साथ बनेगा, सर्वर के साथ SSL का बनेगा। SSL के अंदर फेसबुक का बनेगा। फेसबुक के अंदर हम चैट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और XYZ अनदर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि हमने किया, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल की। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर एक हमारा क्या रहेगा, क्लाइंट, एक क्या रहेगा हमारा सर्वर। जब एक क्लाइंट एक सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो पोर्ट नंबर तो आपका एक ही रहेगा, डायनेमिक टू 443, लेकिन उसमें आप एप्लीकेशंस डिफरेंट क्या करोगे, यूज करोगे। तो एप्लीकेशन कंट्रोल एक कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम फायरवॉल को कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि फेसबुक तो चले लेकिन चैट ना चले, अपलोड ना हो, डाउनलोड ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन कंट्रोल के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाला क्या है, जो ये सेशन बन रहा है, या उसके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, या उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के द्वारा एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल दिया फेसबुक का, उसी प्रकार जीमेल और अनदर आपके पास एप्लीकेशंस होंगी जिन सिग्नेचर्स को आपको इनेबल करके यहाँ पे उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। ये करने के लिए ये होना जरूरी है, क्योंकि हम जो है SSL के अंदर जाके देखना चाहते हैं। तो SSL के अंदर तभी देखा जा सकता है जब हम डिक्रिप्शन कर देंगे। तो हमें हमारे फायरवॉल पे पहले ही क्या इनेबल करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन इनेबल करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि डिक्रिप्शन क्या है। इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ले आओ, और जब प्लेन टेक्स्ट में आप ले आए हो तो आप एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हमारा रहेगा किसके अंदर, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर। उसके बाद है हमारा यहाँ पे एंटीवायरस और फाइल फिल्टर। अब ये क्या करेगा, तो ये करेगा कि मान के चलो हमारे पास यहाँ पे सेम डायग्राम, एक हुआ क्लाइंट,
कनेक्टेड हुआ FortiGate, FortiGate से कनेक्टेड हुआ इंटरनेट, और इंटरनेट से हमारा यहाँ पे एक सर्वर कनेक्टेड है। यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सर्वर को, पब्लिक सर्वर के पास डेटा है, वो डेटा दे दिया जाएगा क्लाइंट को। क्लाइंट को मिला डेटा, उसके अंदर हो सकता है वायरस, उसके अंदर हो सकती है कोई भी फाइल, जैसे कि .exe फाइल हो गई। यहाँ पे हमने माना कि exe फाइल है या PDF फाइल है, तो वायरस भी जा सकता है, फाइल भी जा सकती है। अब हम चाहते हैं ऐसा ना जाए, तो उसके लिए हमें इनेबल करना पड़ेगा एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल्स। जब हम एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल लगाएंगे तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो इनेबल करते हैं वो इनेबल करते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में आपने इनेबल करना है एंटी वायरस और फाइल फिल्टर। जो एंटीवायरस होता है उसके पास होते हैं सिग्नेचर्स ऑफ वायरस। फाइल फिल्टरिंग में आप देते हो सिग्नेचर्स ऑफ फाइल्स, जैसे कि exe फाइल बता दिया कि अगर exe हो या PDF हो तो ब्लॉक और ब्लॉक फाइल, और फिर उसका हम बताते हैं एक्शन। सिग्नेचर ऑफ वायरस बता दिया, और जिसका हम यहाँ पे बता देते हैं फिर एक्शन, और जिसमें कहते हैं डिनाई डिनाई। अब जो हमारा यूजर है वो थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजेगा किसी भी पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर जिसके पास डेटा है उसके अंदर क्या हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, उसके अंदर फाइल भी हो सकती है। अब जब वो डेटा आएगा तो वो पास किया जाएगा किधर से, एंटी वायरस से और फाइल फिल्टर से। अगर उसके अंदर exe फाइल हुआ या फिर आपका PDF हुआ या वायरस हुआ, वो इससे एंटीवायरस रोकेगा और फाइल को आपका यहाँ पे फाइल फिल्टर रोकेगा। तो कहने का मतलब ये है आपको यहाँ पे वायरस फ्री और फाइल टाइप कंट्रोल्ड आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। इसको हम सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि जो भी आपका एंटीवायरस है और फाइल फिल्टर है वो आपको एक क्लीन डेटा, साफ सुथरा डेटा यूजर को क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो जब भी FortiGate फायरवॉल पे हम एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्लीन डेटा यूजर को मिलेगा, जो अच्छी तरह तब काम करेगा जब ऑलरेडी आपने डिक्रिप्शन यहाँ पे लगाया हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वेब फिल्टरिंग। तो वेब फिल्टरिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे डायग्राम यही रहेगा कि हमारे पास हो गया एक क्लाइंट FortiGate से कनेक्टेड है, FortiGate से इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरनेट से हमारे सर्वर्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब। जो क्लाइंट है एज ऑफ नाउ गूगल, फेसबुक, यूट्यूब किसी को भी एक्सेस कर सकता है। हम नहीं चाहते करें कुछ वेबसाइट तो हमें इनेबल करना पड़ेगा URL फिल्टरिंग। URL फिल्टरिंग के अंदर हम इनेबल करते हैं URL कैटेगरीज। URL कैटेगरीज के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज ऑप्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे उदाहरण के लिए कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब, इनकी हम कैटेगरी बताएंगे। जैसे गूगल है आपका सर्च इंजन, फेसबुक सोशल साइट, यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो, और भी आपके पास होते हैं जैसे कि टोरेंट हो गया, गैम्बलिंग वगैरह हो गया। तो हम ये बता सकते हैं गूगल अलाउ, सोशल साइट अलाउ, स्ट्रीमिंग वीडियो, टोरेंट और गैम्बलिंग वेबसाइट ब्लॉक। अब जब यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल के लिए, फायरवॉल जानता है सर्च इंजन है तो उसे क्या कर देगा, अलाउ। फिर है फेसबुक जो कि हमारा बिलोंग करता है सोशल साइट से, वो भी क्या हो जाएगा, अलाउ। यदि कोई एक्सेस करना चाहता है यहाँ पे यूट्यूब को तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। यदि वो एक्सेस करना चाहता है किसी
टॉरेंट वाली को वो भी ब्लॉक, और यदि वो किसी गैम्बलिंग वेबसाइट जैसे कि poker.com को एक्सेस करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो यूआरएल फिल्टरिंग के द्वारा पालो अल्टो फायरवॉल पे, ये FortiGate फायरवॉल पे हम ये बता सकते हैं कि थ्रू फायरवॉल के कौन सी कैटेगरी अलाउ है, कौन सी कैटेगरी डिनाय है, और इसके लिए हमें किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा पैकेट फ्लो। तो पैकेट फ्लो पर ये FortiGate फायरवॉल पे पैकेट फ्लो कैसे होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो ये था या ये है हमारा कंटेंट जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे करेंगे। ये आपके सामने है। अब ये हमारा हो गया। उसके बाद अब ये कितना टाइम लगेगा? तो टाइम में इसका हमारे 22 से लेके 24 सेशंस लगेंगे। तो 22 से 24 सेशंस के अंदर ये हम अपना कवर कर लेंगे। फिर प्रश्न आता है कि ये कौन से कोर्सेज के बारे में है। तो यहाँ पे हमें जाना है फोर्टिनेट ट्रेनिंग, और फोर्टिनेट ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे आप इस तरह से जा सकते हो, गो टू गूगल, गूगल पे गए, लिखा फोर्टिनेट सर्टिफिकेशंस, फोर्टिनेट सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा छानना पड़ेगा। तो ये हमारा रहेगा FortiGate सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, यहाँ पे हमें जाना है। FortiGate सर्टिफाइड प्रोफेशनल, FortiGate सर्टिफाइड प्रोफेशनल के अंदर हमारे को जाना है FortiOS एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, और FortiOS एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमारा यहाँ पे रहेगा FCP। और एक मिनट, तो यहाँ पे ये ना बदलते रहते हैं थोड़ा। कौन सा खोला था हमने पहले? ये था फोर्टिनेट ट्रेनिंग। ओके, फोर्टिनेट ट्रेनिंग के अंदर हमारा प्रोफेशनल के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में रहेगा, और इसके अंदर जो हमारा जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटर, FortiOS एडमिनिस्ट्रेटर, FortiOS एडमिनिस्ट्रेटर, और भी एक और है, फोर्टी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और एक नीचे चलो, नीचे चलो, एडमिनिस्ट्रेटर, FortiGate एडमिनिस्ट्रेटर, और ये हमारा। तो ये रुको एक मिनट, ये इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, यूआरएल ये बदलते रहते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो इन दो की होगी, FortiGate एडमिनिस्ट्रेटर और FortiGate इमर्शन। ये दो कोर्स की ट्रेनिंग हमारी इस कंटेंट के अंदर सम्मिलित है। तो FortiGate एडमिनिस्ट्रेटर और FortiGate इमर्शन, ये दो कोर्स का कंटेंट यहाँ पे हम इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। ये दो कोर्स हमारे कवर किए जाएंगे। तो उसके हिसाब से ये हमारे दो रहेंगे। अब ये यूआरएल बदलते रहते हैं, मत्था मारना पड़ेगा। तो हमारे दो कोर्स यहाँ पे FortiGate एडमिनिस्ट्रेटर और FortiGate इमर्शन, ये दो कोर्स का कंटेंट यहाँ पे कवर किया जाएगा। कितना होगा वो आपके सामने है। पूरे ड्यूरेशन में 22 से लेके 24 क्लासेस हमारी लगेंगे। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ पे कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन। उसके बाद है फायरवॉल इंट्रोडक्शन। जो फोर्टिनेट लैब गाइड है वो आपको शेयर कर दी जाएगी हार्ड फॉर्मेट में। जिस भी सरिया मैम से आपकी बातें हो रही हैं उनसे आप बुक कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीजों को समझने के लिए हम दूसरे वेंडर का डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, वो आप वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे फायरवॉल जिसके लिए हम यूज करेंगे सिस्को का कंटेंट, वो फायरवॉल क्या है, टेक्निक्स क्या है, वो थोड़ा अच्छी तरह से बताएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे कि मान के चलो हमारे पास हो गया यहाँ पे पीसी। तो हमारे पास है पीसी, पीसी से कनेक्ट किया हमने राउटर, पीसी वाया स्विच के राउटर से जुड़ा हुआ है, राउटर दूसरे राउटर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा राउटर वाया स्विच के
पीसी से जुड़ा हुआ है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आईपी एड्रेसिंग दे देते हैं 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1.1.2 और 192.168.102.1, 192.168.102.100। तो ये हमने आईपी एड्रेसिंग दे दी। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के पश्चात PC1, तो इसका नाम दे देते हैं PC1, इसका PC2 नाम दे देते हैं। तो जो PC1 है वो हमारा कम्युनिकेट करेगा PC2 के साथ, तो PC1 2 से कम्युनिकेट, और जो 2 है वो 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा। हमें बस ये चाहिए कि PC1 2 से कम्युनिकेट करे, 2 1 से कम्युनिकेट ना करे। इसके लिए हमें राउटर को हटाना पड़ेगा, और राउटर को हटा के यहाँ पे हमें फायरवॉल लगानी पड़ेगी। एक भी लगा सकते हैं और आप 2 भी लगा सकते हो। जो फायरवॉल लगाया है उस पे हमने डिफाइन करना है पॉलिसी कि जो हमारा सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 है और डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.0 है, तो एक्शन के अंदर इसे हमने अलाउ कर देना है। तो PC1 2 से कम्युनिकेट कर पाएगा, 2 1 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो फायरवॉल क्या होगा? तो फायरवॉल आपका एक भी हो सकता है और आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो फायरवॉल जो हमारा है एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। एक सोर्स नेटवर्क, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क, उनके बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा फायरवॉल। तो फायरवॉल या तो एक ही सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। ये ध्यान रहे। तो फायरवॉल एक सोर्स नेटवर्क, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज कर रहा है। जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर भी हो सकता है। जब हम राउटर को रिप्लेस करेंगे तब हार्डवेयर होगा। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर कब होगा? हमारे पास पीसी है, पीसी पे एंटीवायरस इंस्टॉल किया। सर्वर है, सर्वर पे एंटीवायरस क्या किया? हमने इंस्टॉल किया। तो जब भी हम पीसी और सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तब आपका सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रहेगा। और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। तो वर्चुअल अप्लायंस कब होगा वो डायग्राम से समझेंगे। पहले ये चीज क्लियर हो कि फायरवॉल या तो एक ही सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है। हो गया। अब हमें जानना है कि वर्चुअल अप्लायंस कब होगा। आज के टाइम में हम यूज करते हैं क्लाउड सॉल्यूशंस, जिनमें आता है Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और VMware का ESXi। तो इन पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपना वर्चुअल सर्वर। उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट किया जाएगा वर्चुअल अप्लायंस के द्वारा, और फिर वो फर्दर कनेक्ट हो सकती है आउटसाइड नेटवर्क या इंटरनेट के साथ। तो अगर आप क्लाउड सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, पब्लिक या प्राइवेट, उस पे आप जो है यहाँ पे यूज करोगे, या तो आप यूज करोगे पब्लिक या प्राइवेट। तो क्लाउड सॉल्यूशन के अंदर, पब्लिक या प्राइवेट के अंदर आप वर्चुअल सर्वर लगाओगे, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस फॉर्मेट में रहेगा। तो फायरवॉल एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम रहेगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है। यहां तक तो हुआ हमारा फायरवॉल। अब हम जानना चाहेंगे फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स हमारे पास है पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। वर्तमान समय में इतनी सारी फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। वन बाय वन सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकेट फिल्टरिंग। सबसे पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग।
इसको स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसमें पैकेट को फिल्टर किया जाएगा एक्सेस लिस्ट की मदद से। तो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग या पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट फिल्टर होगा एसीएल की मदद से। जो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग है, पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक। तो लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक की आप फिल्टरिंग कर सकते हो। जब आप एक्सेस लिस्ट बनाओगे तो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नेम डॉट टाइम बेस जैसी एक्सेस लिस्ट आप बना सकते हो। इतना ही नहीं, और भी प्रकार की एक्सेस लिस्ट होती है, जैसे कि डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और टीसीपी एस्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट। इतने प्रकार की एक्सेस लिस्ट हम बना सकते हैं, जिनके फायदे हैं इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव। इजी टू इम्प्लीमेंट इसे कैसे कह सकते हैं? इजी टू इम्प्लीमेंट इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मान के चलो यहाँ पे हमारा एक हो गया पीसी। पीसी वाया स्विच के राउटर और वाया स्विच के सर्वर से कनेक्टेड है। पीसी हमारा सोर्स, सर्वर हमारा डेस्टिनेशन है। राउटर के इंटरफेस 0x0 और 0x1 है। इस इंटरफेस पे पैकेट इन होगा, इस पे हमारा आउट होगा, इन और आउट। अब मान के चलो ये सर्वर HTTP का है, तो हमें अलाउ करना है ACL के अंदर TCP का पोर्ट नंबर 80। यदि ये सर्वर HTTPS है, अलाउ करेंगे ACL के अंदर TCP पोर्ट नंबर 443। यदि ये सर्वर SMTP का है तो अलाउ करेंगे TCP पोर्ट नंबर 25। तो यदि आपको पोर्ट नंबर पता है तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव भी इसको कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कब रहेगा? कॉस्ट इफेक्टिव ये तब रहेगा, हो सकता है कि ये काम हम किससे कर रहे हैं? ACL से। ACL कौन बना सकता है? स्विच। ACL कौन बना सकता है? राउटर। यदि आपके स्विच और राउटर ACL सपोर्ट करते हैं, अलग से कोई डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो पैकेट फिल्टरिंग के एडवांटेज इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। फिर है डिसएडवांटेज, ये स्केलेबल नहीं है। तो स्केलेबल कैसे नहीं है? मान के चलो हमारे पास यहाँ पे हमसे कोई कहता है, तो इजी टू इम्प्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव तो हमने पढ़ लिया। डिसएडवांटेज के अंदर हमारा यहाँ पे रहेगा नॉट स्केलेबल। ये कैसे है? अगर हमारे पास 100 सोर्स हैं, हमारे पास 10 डेस्टिनेशन हैं और हमारे पास 10 सर्विसेज हैं, तो प्रश्न ये आता है कि ACL की एंट्रीज कितनी की जाए। फॉर्मूला है सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से फिर सर्विस से। 100 गुना 10,000, 1000 गुना 10, तो 10,000 एंट्री आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। 10,000 एंट्री क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, तो ये स्केलेबल नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करना कठिन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये है, क्या मतलब है हमारा, कि डायग्राम से समझो। हमारे पास हो गया एक पीसी राउटर से जुड़ा हुआ, तो पीसी और राउटर से हमारा हो गया इंटरनेट। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट से जुड़ा होने पे यहाँ पे हो गया एक DNS सर्वर। हमने एक रूल बनाया, रूल के अंदर हमने कहा कि अलाउ कर देंगे UDP 53। अब एक क्लाइंट ने DNS की क्वेरी बनाई, उस पे लगाया UDP 53 और ये क्या हो गया, यहाँ पे अलाउ हो गया। तो रूल के हिसाब से ये अलाउ हो गया। लेकिन अब इंटरनेट से एक और सर्वर कनेक्टेड है जिसको टोरेंट का। अब एक क्लाइंट ने क्या लिया, टोरेंट का डेटा लिया। टोरेंट का डेटा यहाँ पे लिया और उस पे UDP 53 लगाया। रूल के हिसाब से वो भी क्या हो गया, अलाउ हो गया। क्या बनता है अब कि अब हम ये चाहते हैं कि ये तो अलाउ हो, हम ये चाहते हैं कि DNS 53 वाली क्वेरी तो क्या हो, अलाउ हो, लेकिन टोरेंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो अलाउड ना हो। तो हम ऐसी ACL नहीं बना सकते कि जो हमारा UDP 53 है उस पे UDP 53 पे हमारा जो है DNS तो अलाउ हो लेकिन टोरेंट अलाउ ना हो। ऐसी ACL यहाँ पे
नहीं बनाई जा सकती। तो कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट आप यहाँ पे नहीं बना सकते, या कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी ACL नहीं बना सकते कि 53 पे DNS तो चले, टॉरेंट ना चले। तो ये ड्रॉबैक हैं पैकेट फिल्टरिंग के। तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो डाउट, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है, पहला ड्रॉबैक। और दूसरा, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते आप, ऐसी ऐसी नहीं बना सकते कि UDP 53 पे DNS तो चले, टॉरेंट ना चले, ऐसा हम नहीं बना सकते। तो ये हमारा हो गया पैकेट फिल्टरिंग। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है, पहले डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से समझना ये है कि हमारे पास एक है क्लाइंट, एक है हमारे पास क्लाइंट के बाद हमारा हो गया क्लाइंट, क्लाइंट के बाद हमारा राउटर, और राउटर से हमारा हो गया इंटरनेट, इंटरनेट PC, राउटर, इंटरनेट। इंटरनेट से हमारे पास सर्वर्स हो गए, उदाहरण के लिए गूगल और यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल। अब जो यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है वो गूगल को भी एक्सेस करेगा, यूट्यूब को भी एक्सेस करेगा, हमें ये रोकना है। रोकने के लिए एक सॉल्यूशन यूज किया, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर हमारे लेन के अंदर ही लगेगा, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर हमने जो लगाया है उस पे हमने लगाया पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर पहला कहा कि यदि कोई जाता है गूगल पे अलाउ कर दो, कोई जाता है यूट्यूब पे डिनाई कर दो। तो इस प्रकार से हमने प्रॉक्सी सर्वर लगाया और पॉलिसी हमने लगा दी। अब प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से लगता है। पहला तरीका होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्लाइंट खुद ही अपनी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को देगा कि मेरे को किसके पास जाना है, गूगल के पास जाना है। प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट आएगी, प्रॉक्सी चेक करेगा पॉलिसी, पॉलिसी में पता चला कि ये हमारा क्या है, अलाउ है। तो प्रॉक्सी खुद ही रिक्वेस्ट अब किसको भेजेगा, गूगल को, और गूगल अब जो है रिप्लाई देगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी उस रिप्लाई को देगा क्लाइंट को। तो क्लाइंट को गूगल एक्सेस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट कहे कि मेरे को किस पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आई, प्रॉक्सी पॉलिसी चेक करेगा, यूट्यूब डिनाई है। फोर्थ स्टेप में प्रॉक्सी क्लाइंट से कहेगा यूट्यूब इज इक्वल टू डिनाई, तुम यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी पॉलिसी चेक करेगा, अलाउ है तो अलाउ, डिनाई है तो डिनाई। दूसरा तरीका रहता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम गेटवे को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट गेटवे पे जाएगी, गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को दे देगा, प्रॉक्सी चेक करेगा पॉलिसी कि गूगल जो है वो अलाउ है। अब पांचवें स्टेप में जो हमारा प्रॉक्सी है वो गूगल को क्या भेजेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। सिक्स स्टेप में गूगल प्रॉक्सी को क्या भेजेगा, रिप्लाई, और सेवंथ स्टेप के अंदर वो प्रॉक्सी उस रिप्लाई को अंदर भेज देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम यूज करते हैं प्रॉक्सी सर्वर, दो तरीके होंगे, एक्सप्लिसिट और ट्रांसपेरेंट। एक्सप्लिसिट में क्लाइंट खुद रिक्वेस्ट भेजेगा, ट्रांसपेरेंट में रिक्वेस्ट गेटवे से प्रॉक्सी पे आएगी। तो चाहे क्लाइंट खुद दे या वाया गेटवे के आए, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आएगी, प्रॉक्सी से बाहर, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर। तो प्रॉक्सी सर्वर इंटरमीडिएटर का काम करेगा। ये हमारा हुआ प्रॉक्सी सर्वर। जो डायग्राम से बताया है वही लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो डायरेक्टली बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जो है उसका अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
हो सकता है। लिमिटेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक ही प्रॉक्सी लगाया है, डाउन हो जाएगा। बचने के लिए दो लगाओ, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाउन हो जाए तो भी सेकेंडरी हो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से को सॉल्व किया जा सकता है। इट इंट्रोड्यूस डिले, थोड़ी सी डिले होगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो प्रॉक्सी सर्वर से अधिकतर काम लिया जाता है यूआरएल फिल्टरिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। पहले डायग्राम से समझो। डायग्राम ये कहता है कि हमारे पास एक है पीसी, पीसी को जोड़ा हमने फायरवॉल के साथ और फायरवॉल को जोड़ दिया एक सर्वर के साथ। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.102.100 और 1025443। सबसे पहले एक पैकेट बनेगा। पैकेट का स्ट्रक्चर ये होगा कि सोर्स आईपी 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443। टीसीपी का पहला पैकेट है तो सिन फ्लैग जाएगा। इस तरह का पैकेट बनेगा और बन के पीसी से फायरवॉल पे भेज दिया जाएगा। जो हमारा फायरवॉल है, तो थर्ड स्टेप में फायरवॉल, और फायरवॉल कैसा है, स्टेटफुल फायरवॉल विल क्रिएट ए डेटाबेस। वो एक डेटाबेस बनाएगा जिसमें मेंशन करेगा 192 कौन आ रहा है, 192.168.101.100 आ रहा है, 1025 पोर्ट नंबर लेके आ रहा है, 192.168.102.100 के 443 पे गया है, और पहला पैकेट जा रहा है तो सिन। इस प्रकार का एक डेटाबेस बनेगा और उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर जो पैकेट है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सर्वर को। तो ये पैकेट क्या बनी थी, रिक्वेस्ट पैकेट। तो रिक्वेस्ट यानी कि सिन आ गया सर्वर पे। सर्वर यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में तैयार करेगा रिप्लाई सोर्स आईपी 192.168.102.100, डेस्टिनेशन आईपी उल्टा 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट 443, डेस्टिनेशन पोर्ट 1025, सिन के जवाब में सिन प्लस ए। इस प्रकार का बनेगा और ये हमारा हो गया। तो अब क्या करेगा, जब ये रिप्लाई फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल मैच करेगा यहाँ पे 102 102 443 443 101 101 1025 1025। तो क्या क्या मैच हुआ, लेयर 3 मैच हो गया, लेयर 4 मैच हो गया, और सिन गया हुआ है, और सिन के जवाब में ही आता है सिन प्लस ए। तो कहने का मतलब ये है, स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आएगा वो डेटाबेस बनाएगा, पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। जब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई के अंदर वो मैच करेगा यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन, लेयर 3 इंफॉर्मेशन मैच करेगा, लेयर 4 इंफॉर्मेशन मैच करेगा और फ्लैग मैच करेगा। तो लेयर 3 मैच हो गया है, लेयर 4 मैच हो गया है, 102 to 101, 102 to 101, 443 to 1025, 443 to 1025 मैच हो गया। मैच हो गया तो इसे अलाउ कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो इसे अलाउ नहीं करेगा। स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के पैकेट बाहर भेज देता है। जब रिप्लाई आता है, रिप्लाई को डेटाबेस से मैच करता है, मैच हुआ तो अलाउ, अदरवाइज डिनाई। तो जो बताया है वही लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल की, तो स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है थ्रू फायरवॉल,
स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल में, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को टेबल में। फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है, पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन मैच होती है तो पैकेट एक्सेप्ट, अदरवाइज कर दिया जाता है। जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो एक डेटाबेस बनाता है जिसको स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल कहते हैं, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये डेटाबेस टेबल के अंदर आपका रखा जाएगा। तो ये हुआ हमारा कौन सा, स्टेटफुल फायरवॉल। जैसा कि डायग्राम से समझाया कि जब भी क्या आएगा, पैकेट आएगा तो पैकेट को डेटाबेस में ऐड किया जाएगा, ऐड करने के पश्चात उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, रिप्लाई आएगा तो मैच, अदरवाइज मैच द्वारा, अदरवाइज डिनाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। जैसे कल बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल होता है वो काम करता है लेयर 2 पे, जो कि फॉरवर्ड करता है फ्रेम को किसके आधार पे, फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक के आधार पे। तो कब और कैसे लगाएंगे, उदाहरण के लिए किसी कंपनी के अंदर यूजर्स हो गए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 हो गए, जो हमने यहाँ पे राउटर को लीज लाइन के रास्ते राउटर से जोड़ दिया, या इसको इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या इनको MPLS VPN के रास्ते भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या लगा रखा है, हमने लगाया है राउटर। सबसे पहले IP एड्रेसिंग करेंगे, फिर यहाँ पे राउटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे नेटिंग करेंगे, VPN करेंगे, और हमने MPLS चलाना है। इतनी सारी चीजें करना है। फिर हमें लगा कि हमें इस नेटवर्क को सिक्योर करना है, तो राउटर को हटाएंगे और फायरवॉल लगाएंगे। जब हमने फायरवॉल लगाया, फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN, MPLS नहीं चलेगा, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे फायरवॉल पॉलिसीज। अब दिक्कत ये हुई कि जब हमने एड्रेसिंग कर रखा है, दोबारा क्यों करें, राउटिंग दोबारा क्यों, नेटिंग दोबारा क्यों, VPN दोबारा क्यों, MPLS के बगैर काम नहीं चलेगा। राउटर को हम हटाना नहीं चाहते, हम केवल फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाना चाहते हैं। तो जब हमारा टारगेट फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाना हो, तो हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, जिसको लगाया जाता है लेन और गेटवे के बीच में। लेन और गेटवे के बीच में हम ये लगा देंगे। लेन की गेटवे से कनेक्टिविटी तोड़ देंगे, ट्रैफिक फायरवॉल से होके जाएगा। जैसे ही ट्रैफिक फायरवॉल से होके गया, यहाँ पे पॉलिसी इन टू आउट और आउट टू इन, हमने यहाँ पे इन टू आउट, आउट टू, इन टू आउट, आउट टू इन पॉलिसी से ट्रैफिक फिल्टर होके जाएगा। यही ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, यही वायर है, और यही ब्रिज मोड है। ये हमारा यहाँ पे रहेगा। ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वायर या ब्रिज मोड, जो डायग्राम से समझाया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है ये काम करता है लेयर 2 पे, फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक पे, लेकिन इसके पास क्षमता होती है ये फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7। दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है सेम नेम के साथ या डिफरेंट नेम के साथ, जिसे हम वीवायर बोलते हैं। तो सेम नेम या डिफरेंट नेम के साथ ये अवेलेबल है। एडवांटेज क्या है, आप डिप्लॉय करते हो फायरवॉल को अपने नेटवर्क में, यदि आप चाहते हो इंप्लीमेंट करना फायरवॉल को नेटवर्क में बिना एड्रेसिंग किए हुए, बिना नेटवर्क डिजाइन किए, और सराउंडिंग डिवाइस को बिना दोबारा से कॉन्फ़िगर किए, फिर भी हम फायरवॉल लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल इसके लिए काम आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। उसके बाद आता है, तो उसके बाद है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो अभी तक पैकेट फिल्टरिंग पढ़ा, प्रॉक्सी पढ़ा, स्टेटफुल, ट्रांसपेरेंट पढ़ा।
नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है ये हम समझ लेते हैं। समझने के लिए डायग्राम की मदद ली जाएगी। डायग्राम की मदद कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास है एक पीसी जिसको हमने जोड़ दिया एक फायरवॉल के साथ, तो ये फायरवॉल हो गया। फायरवॉल से हमने जोड़ दिया इंटरनेट और इंटरनेट से हमने जोड़ दिया एक पब्लिक सर्वर। फायरवॉल पे हमने बनाया कंडीशन डिफाइन की कि हम एक्शन और उसके एक्शन बताया किसके लिए, नॉन एप्लीकेशंस। तो नॉन एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे हमने एक्शन बता दिया। तो उदाहरण के लिए नॉन एप्लीकेशन जैसे कि हमने कहा पिंग, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस कि अगर इन एप्लीकेशन से मैच होती हैं तो उसे क्या कर देना है, अलाउ। फिर हमने बताया नॉन अटैक और उसका एक्शन कि अटैक है तो उसे डिनाई कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया एंटीवायरस सिग्नेचर, एंटी स्पाईवेयर सिग्नेचर, फाइल ब्लॉकिंग सिग्नेचर, ये हमने यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे हमारा एक यूजर बैठा हुआ है, उस यूजर ने थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजी एक पब्लिक सर्वर को, पब्लिक सर्वर ने उसे रिप्लाई भेजा। तो ये हमारा आया रिप्लाई। अब ये सर्वर या तो 80 का होगा या 443 का होगा। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिप्लाई भेजा। जैसे ही रिप्लाई आया अब हमने उसको मैच किया, नॉन एप्लीकेशन से मैच कर गया, नॉन 80 या 443 से, या फिर ये नॉन अटैक से मैच नहीं किया, नॉन एप्लीकेशन है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, फोर्थ स्टेप के अंदर नॉन एप्लीकेशन मैच हो गया तो इसे हमारा फोर्थ स्टेप में रिप्लाई को अलाउ कर दिया जाएगा। तो फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन को अलाउ करेगा। अगर इसमें रिप्लाई के साथ कोई भी क्या आता है, सिग्नेचर आता है, तब क्या होगा, अब जब रिप्लाई आया तो ये नॉन एप्लीकेशन से भी मैच हो गया और ये नॉन अटैक से भी मैच हो गया। तो जब इसमें अटैक मिलेगा तो अब इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से तो मैच हुआ, लेकिन अटैक भी है तो अटैक है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन को अलाउ और नॉन अटैक को डिनाई करता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन तब क्या होगा जब इसमें आएगा ZDA, जीरो डे अटैक आएगा। तो अब यहाँ पे आया है जीरो डे अटैक। तो जीरो डे अटैक ZDA यानी के जीरो डे अटैक, या इसको बोला जाता है अननोन अटैक। अननोन अटैक हुआ तो अब जब अननोन अटैक हुआ तो यहाँ पे आपका रिप्लाई आया नॉन एप्लीकेशन से मैच करेगा, अननोन है, जानते ही नहीं है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो रिप्लाई है और जिसके साथ क्या आया है ZDA है, जीरो डे अटैक आया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ और होस्ट कॉम्प्रोमाइज। अब हमें अपने नेटवर्क को जीरो डे अटैक या अननोन अटैक से बचना है। तो बचने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन हमने क्या कर देना है, यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो ये हमारा सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन हमने इनेबल कर दिया, जिसके अंदर हम कंडीशन देते हैं इफ एनीथिंग अननोन, अगर कुछ भी अननोन है, एक्शन सेंड फाइल टू क्लाउड और डेटा सेंटर ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल के क्लाउड या डेटा सेंटर को भेज दो। अब अगर ये जो फायरवॉल है ये पोलो अल्टो का है तो पोलो अल्टो को, फोर्टीगेट है तो फोर्टीगेट है, सिस्को है तो सिस्को, चेक पॉइंट है तो चेक पॉइंट के क्लाउड को वो इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है। तो अब रिप्लाई आया, अब डेटा आया जीरो डे अटैक के साथ, अब इसको मैच किया जाएगा, नॉन एप्लीकेशन मैच, नॉन अटैक नहीं, अथवा अननोन, हाँ अननोन से ये हमारा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। इफ एनीथिंग, हाँ एप्लीकेशन तो है लेकिन ये जो सिग्नेचर है
दिस सिग्नेचर जो 0 डे अटैक है वो हमारे लिए अननोन है, तो ट्रिगर हो गया। अगर कुछ भी एनीथिंग अननोन है तो सेंड फाइल टू, जो हमारी फाइल है उसको क्लाउड को दे दो। तो अब जो ये फायरवॉल है इस फाइल को किसको दे देगा, फायरवॉल वेंडर के क्लाउड को दे देगा। तो रिप्लाई जिसके अंदर हमारा क्या था, ZDA था, दे दिया गया। अब ये ZDA जो फाइल है वो उनके क्लाउड में या उनके डेटा सेंटर में वहां पे क्या कर दी जाएगी, लोड कर दी जाएगी। और यानी कि जो हमारा रिप्लाई जिसके अंदर क्या था, ZDA था, डेटाबेस में वहां पे अपलोड हो गया। अब इसको जो वहां के क्या होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वो एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, एक या दो। पहली चीज, यदि ये नॉर्मल है, पहला ऐसे हो सकता है कि ये हमारा क्या हो, जो दिया है ये हो नॉर्मल, नॉर्मल है तो इसको इग्नोर करेंगे। अगर दूसरा चीज ये कहता है कि ये क्या है, अटैक है, तो इसका निकाला जाएगा सॉल्यूशन। अटैक है तो तैयार करो सॉल्यूशन, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। नॉर्मल इग्नोर, अटैक है तो सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे ये मान के चलो कि अगर सॉल्यूशन बना है तो यहाँ पे हमारा तैयार हो जाएगा 3 के अंदर, ये हमारा तैयार हो गया इसका सॉल्यूशन, या बोले तो तैयार है सिग्नेचर। जो सिग्नेचर अब यहाँ पे तैयार हुआ है इसका तैयार किया जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर, और उस सिग्नेचर का तैयार किया जाएगा अपडेट, और वो ही अपडेट अब भेज दिया जाएगा फायरवॉल को। फायरवॉल उसे एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे वो सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन अपडेट आ गया, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो किस कैटेगरी में आ गया, हमारे नॉन अटैक की कैटेगरी में। तो जब इनिशियली अटैक हुआ था तो वो तो आपको अलाउ रहेगा ही रहेगा, तो बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले 0 डे अटैक विल बी अलाउ, 0 डे अटैक अलाउ रहेगा। लेकिन अब हमारे पास अपडेट आ गया है तो इसको हम कहेंगे कि आफ्टर अपडेट ZDA विल बी डिनाई, अपडेट के पश्चात 0 डे अटैक डिनाई हो जाएगा। अब इसमें टाइम कितना लगता है, एक समय पे आप फाइल भेज रहे हो, दूसरे पे अपडेट ले रहे हो, तो ये अपडेट 3 से 5 मिनट के अंदर आता है। तो वेंडर टू वेंडर अलग अलग डिपेंड करता है कि आपने कोई भी फाइल सबमिट की है तो उसका सिग्नेचर अपडेट आपको 3 से 5 मिनट में मिल जाएगा। और ये जो है, अगर मान के चलो ये फायरवॉल जो है FortiGate का है, तो ये याद रहे कि जो FortiGate है यहाँ पे ये वेंडर स्पेसिफिक है। FortiGate का फायरवॉल अपनी इंफॉर्मेशन को FortiGate को देगा, वो उसका सॉल्यूशन अपडेट FortiGate फायरवॉल को ही देगा, औरों को नहीं जाएगा। तो FortiGate अपने हर फायरवॉल को ये सिग्नेचर अपडेट भेजेगा। तो जो आप पे अटैक हुआ वो औरों को पता चलेगा, औरों पे यदि सेम क्या होता है, अटैक होता है, तो वो भी इसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे, क्लाउड को देंगे, और क्लाउड उनको भी भेजेगा और औरों को भी भेजेगा। सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन एक डिवाइस के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसमें फायरवॉल एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। डेडिकेटेड सिस्टम उसको अपडेट वापस से फायरवॉल को देता है, जो अपडेट आया है वो उसको एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो जिस डिवाइस के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहलाता है। जैसे पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन को अलाउ, नॉन अटैक को डिनाई, अननोन अटैक, अननोन अटैक को क्लाउड को देता है, क्लाउड से मिलने वाले अपडेट को यूज करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा हुआ सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, या बोले तो
नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये हो गया हमारा यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन।